नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हम मेवाड़ का, मारवाड़ का, ढूंढाड़ का, इसके अलावा बीकानेर, भरतपुर राज्य का इतिहास पढ़ चुके हैं। फिर दोस्तों हम चौहान भी पढ़ चुके हैं और उसके साथ जैसलमेर राज्य का इतिहास भी हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज टाइटल से जैसे पता पड़ रहा है कि गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, गुज्जर प्रतिहारों को लेके क्या क्या वर्णन मिलता है और ये किस प्रकार के शासक थे, इन्होंने कब से कब तक कहाँ शासन किया और इनकी जो राजस्थान में शाखाएं मिलती है वो कहाँ कहाँ है। दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार वंश का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो है 700 से लेके 1200 ईस्वी तक। गुज्जर प्रतिहार वंश को दोस्तों कुछ अलग नाम भी दिए जाते हैं। जैसे इनको कहा जाता है, इनकी काल को कहा जाता है राजपूत काल। राजपूत काल। इसके अलावा दोस्तों इनके ही काल को कहा जाता है सामंत काल। सामंत काल। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में कि इनके लिए जो प्रमाण मिलते हैं कि ये कौन थे, अलग अलग इतिहासकार इनके क्या मानते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो इनकी जानकारी के स्रोत हैं वो। तो इसमें सबसे पहले हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो दोस्तों हमारे राजस्थान के पितामह कर्नल टोड को पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों कुछ इतिहासकार हैं जिनकी किताबों में इनका वर्णन मिलता है, जिनके ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है, कुछ प्रशस्तियां हैं, कुछ अभिलेख है, तो उनमें दोस्तों इनका वर्णन मिलता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कर्नल टोड। कर्नल टोड इनको क्या मानते हैं। कर्नल टोड। दोस्तों कर्नल टोड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों उसमें गुज्जर प्रतिहारों को माना गया है कि जो गुज्जर प्रतिहार हैं वो खजर नामक एक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए हैं। खजर जाति ने यहाँ पर आक्रमण किए और उसके बाद में भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो थी गुज्जर प्रतिहार। तो ये किसने माना है, कर्नल टोड ने। किस जाति से उत्पन्न माने हैं, खजर जाति। खजर जाति से उत्पन्न। और ये खजर जाति क्या है दोस्तों, विदेशी जाति है जो आक्रमण करती है भारत में। और दोस्तों उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनसे दोस्तों जो उत्पन्न संतानें हुई वो थी गुर्जर प्रत्यय। इसके अलावा दोस्तों एक है आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। और दोस्तों ये गुज्जर प्रतिहारों को क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि दोस्तों एक भौगोलिक शब्दावली है गुजरात राज क्षेत्र। और गुजरात राज क्षेत्र में रहने वाले जो निवास करने वाले शासक थे वो थे गुज्जर प्रतिहार। तो आरसी मजूमदार क्या मानते हैं, गुजरात क्षेत्र के शासक। तो दोस्तों गुजरात राज क्षेत्र के शासकों को क्या माना है दोस्तों, इन्होंने, आरसी मजूमदार ने, गुज्जर प्रतिहार। तीसरा हम पढ़ते हैं दोस्तों हुएंगसांग। हैंगसांग मानता है दोस्तों इनको। पहले तो दोस्तों हैंगसांग की जो पुस्तक है वो है सी यू की। और हैंगसांग गुज्जर प्रतिहारों को क्या मानता है, ये है एक क्षत्रिय योद्धा। और दोस्तों गुज्जर प्रतिहारों को ये जो राजधानी मानता है वो मानता है पीलो मोलो। तो ये गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या मानता है, और इस पीलो मोलो का अर्थ जो ज्ञात होता है वो है दोस्तों भीनमाल। जो जालौर में पड़ता है भीनमाल, उसका वर्णन हैंगसांग क्या करता है, पीलो मोलो। अब दोस्तों हम देखते हैं कुछ अभिलेख जिनमें गुर्जर या गुज्जर प्रतिहारों का वर्णन मिलता है। तो इनमें जो पहला अभिलेख है वो है दोस्तों मिहिर भोज की ग्वालियर अभिलेख। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। अभिलेख। और उसमें दोस्तों ये माना जाता है कि जो गुज्जर प्रतिहार है ये भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज है। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज। एक दोस्तों हम अभिलेख देखते हैं, वो है दोस्तों चालुक्य शासक है पुलिकेशिन द्वितीय,
उसका है दोस्तों ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का। कर्नाटक से प्राप्त होता है दोस्तों ऐहोल अभिलेख। और दोस्तों उसमें उसके दोस्तों जो लिखता है ऐहोल अभिलेख को, वो है रवि कीर्ति। यानी रचनाकार कौन है दोस्तों इसके? रवि कीर्ति। जबकि ये है किस शासक का? तो ये है पुलिकेशिन द्वितीय का। पुलिकेशिन द्वितीय का। और ये दोस्तों है कौन? चालुक्य। चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय का दोस्तों ऐहोल अभिलेख है। और इस ऐहोल अभिलेख में दोस्तों गुर्जर गुर्जर शब्द का क्या है दोस्तों? उल्लेख। तो ये माना जाता है कि ये गुज्जर शब्द गुज्जर प्रतिहारों के लिए ही प्रदर्शित किया गया है। अब दोस्तों इनके बाद में जो हम अभिलेख पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों जोधपुर का अभिलेख। जोधपुर का अभिलेख। ये दोस्तों किस सन का है? तो ये है 1831 ईस्वी का। और इसमें क्या वर्णन मिलता है कि इस अभिलेख को जो उत्कीर्ण करवाता है वो है मंडोर का प्रतिहार शासक बाउक। बाउक। ये कौन है? मंडोर का प्रतिहार शासक। और दोस्तों इसके बाद जो हम अभिलेख पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों है घटियाला का अभिलेख। घटियाला अभिलेख। दोस्तों जो ये घटियाला अभिलेख है ये 1837 और 1861 दो अभिलेख है यहाँ पर दोस्तों। एक तो है 1800 नहीं सॉरी दोस्तों 837 व 861 ईस्वी के हैं। यहाँ दो अभिलेख है। और दोस्तों इसमें गुर्जर प्रतिहारों के एक शासक है कक्कुक। कक्कुक। इस कक्कुक का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हुए जो हमारे अभिलेख है। इसके अलावा दोस्तों जो इतिहासकार है उनका वर्णन। अब दोस्तों हम राजस्थान के एक इतिहासकार पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है मूणौत नैणसी। और मूणौत नैणसी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में क्या कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। और दोस्तों उनमें से हमने जो पढ़नी है राजस्थान के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है मंडोर की शाखा और भीनमाल की शाखा। तो दोस्तों हमारे मूणौत नैणसी क्या मानते हैं? मूहणोत नैणसी ये दोस्तों राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं। और दोस्तों ये प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। शाखा का उल्लेख। और दोस्तों उनमें से दो इंपॉर्टेंट है जो दो हमें पढ़नी है। वो है दोस्तों भीनमाल की शाखा यानी भीलमाल के प्रतिहार और उसके साथ में मंडोर के प्रतिहार। और दोस्तों जो मूण और नैणसी की पुस्तक हमें प्राप्त होती है वो है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। इसमें दोस्तों इन 26 शाखाओं का वर्णन है। तो दोस्तों ये हुए हमारे जो जानकारी के स्रोत है गुज्जर प्रतिहारों के बारे में वो। अब दोस्तों हम भीनमाल की शाखा और मंडोर की शाखा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले दोस्तों मैं मंडोर की शाखा से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ और उसके बाद में हम भीनमाल की शाखा पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी मंडोर के प्रतिहार। यहाँ से होते हैं मंडोर के प्रतिहार। दोस्तों जो मंडोर के प्रतिहार है वो अपना मूल पुरुष जिसको मानते हैं वो है ब्राह्मण हरिश्चंद्र। ब्राह्मण हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को अपना क्या मानते हैं दोस्तों? आदि पुरुष। या आदि पुरुष को क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल पुरुष। ये किससे संबंधित है दोस्तों? मंडोर के प्रतिहारों से संबंधित। अब दोस्तों हम मंडोर के जो राजा पढ़ेंगे उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों जो भीनमाल की प्रतिहार है वो अपना मूल पुरुष किसको मानते हैं? भीनमाल के प्रतिहार। दोस्तों ये अपना जो मूल पुरुष मानते हैं जिससे अपनी शुरुआत मानते हैं ये ब्राह्मण हरिश्चंद्र से अपनी शुरुआत नहीं मानते। ये दोस्तों अपना मूल पुरुष मानते हैं वो है नागभट्ट। और ये है नागभट्ट फर्स्ट। इस नागभट्ट से दोस्तों अपना वंश को मानते हैं। और दोस्तों स्वयं को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं स्वयं लक्ष्मण के वंश।
ये हुआ दोस्तों हमारे जो मूल पुरुष के बारे में जो वर्णन मिलता है वो। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं, वो करते हैं मंडोर के प्रतिहार। दोस्तों जो मूल पुरुष है वो कौन है? ब्राह्मण हरिश्चंद्र। ब्राह्मण हरिश्चंद्र। तो यहां से होती है मंडोर के ब्राह्मणों की या मंडोर के प्रतिहारों की शुरुआत। दोस्तों ब्राह्मण हरिश्चंद्र जो है उसका दोस्तों एक नाम और मिलता है जिसे कहा जाता है रोहिलिद्धि, यानी रोहिलिद्धि हरिश्चंद्र का अन्य नाम हो गया रोहिलिद्धि। और दोस्तों ब्राह्मण हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम मिलता है, वो मिलता है भद्रा। और दोस्तों ब्राह्मण हरिश्चंद्र की पत्नी भद्रा और रोहिलिद्धि नाम मिलता है ब्राह्मण हरिश्चंद्र का। अब दोस्तों भद्रा से उत्पन्न होते हैं 4 संतान, जिनमें एक है रज्जिल, दूसरी है दोस्तों दह, तीसरी है भोगभट और उसके बाद में है दोस्तों कद्दक। ये 4 संतानें किससे उत्पन्न है दोस्तों? भद्रा से। और दोस्तों जो रज्जिल है वो सबसे शक्तिशाली साबित हुआ, और इस रज्जिल ने दोस्तों अपनी राजधानी कौन सी बनाई? मंडोर। और तभी से दोस्तों ये क्या कहलाने लगे दोस्तों? मंडोर की प्रतिहार। तो शासक कौन से हुए? एक तो ब्राह्मण हरिश्चंद्र और उसके बाद में एक शासक आया हमारा रज्जिल। ये हुआ दोस्तों हमारे राजधानी मंडोर तक का इतिहास। अब इसके बाद में रज्जिल का एक पुत्र मिलता है, वो मिलता है नागभट्ट फर्स्ट। दोस्तों एक हमने देखा था भीनमाल के शासकों का जो आदि पुरुष या मूल पुरुष है वो भी नागभट्ट फर्स्ट है, परंतु दोस्तों ये नागभट्ट फर्स्ट नहीं है। ये क्या करता है दोस्तों? मंडोर से अपनी राजधानी शिफ्ट करता है, वो करता है मेड़ता। मंडोर से राजधानी क्या कर देता है दोस्तों? मेड़ता। राजधानी कहाँ चली गई है? मेड़ता। यानी अपने क्षेत्र का विस्तार करता है और राजधानी कहाँ ले जाता है दोस्तों? मेड़ता। तो शासक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। और राजधानी दोस्तों मंडोर हो चुकी है, उसके बाद में राजधानी कौन सी हो गई? मेड़ता। परंतु दोस्तों रज्जिल के बीच में और नागभट्ट के बीच में जो इनका पुत्र है रज्जिल का, वो शासक बनता है, वो उसका नाम है दोस्तों नरभट्ट। क्या नाम है दोस्तों? नरभट्ट। और दोस्तों इस नरभट्ट के बारे में हेंगसांग, जो दोस्तों इतिहास में हमने पढ़ा था, इनकी जानकारी के स्रोत पढ़ा था, उसमें दोस्तों हेंगसांग का वर्णन पढ़ा था। और ये हेंगसांग नरभट्ट को कहता है पेलो बिल्ली। पेलो बिल्ली या पेलो पेली। ये किसका दोस्तों वर्णन है? ये हेंगसांग का वर्णन है। इसने नरभट्ट को क्या कहा दोस्तों? पेलो पेली। अब दोस्तों ये पेलो पेली क्या है? इस पेलो पेली का मतलब होता है ब्राह्मणों का संरक्षक। ब्राह्मणों का संरक्षक। ये किसको कहा दोस्तों? नरभट्ट को। पहले दोस्तों ब्राह्मण हरिश्चंद्र इनके क्या है? मूल पुरुष। उसके बाद में रज्जिल शासक, फिर रज्जिल का पुत्र है नरभट्ट, और बाद में दोस्तों रज्जिल का जो पुत्र है वो है नागभट्ट फर्स्ट, जो मंडोर से अपनी राजधानी कहाँ ले जाएगा दोस्तों? मेड़ता। नागभट्ट के बाद में उनका एक वंशज है दोस्तों सिलूक। सिलूक शासक बनता है। और इस सिलूक का कार्य है दोस्तों कि ये जैसलमेर में दोस्तों जो भाटी वंश है उनके एक शासक है देवराज भाटी। देवराज भाटी पर आक्रमण। और बाद में दोस्तों ये क्या करता है? वही भाटी वंश की एक राजकुमारी है दोस्तों पद्मिनी। पद्मिनी से क्या करता है दोस्तों? विवाह। ये कहाँ की राजकुमारी है दोस्तों? जैसलमेर के भाटी वंश की। और दोस्तों इस पद्मिनी से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। एक का नाम है दोस्तों कक्कुक और एक का नाम है दोस्तों बाउक। दोस्तों कक्कुक और बाउक का वर्णन भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये उत्पन्न किसकी संतानें हैं दोस्तों? ये सिलू की। और ये उत्पन्न किससे होते हैं? रानी पद्मिनी से, जो कहाँ की है दोस्तों? भाटी वंश की। तो एक का नाम है दोस्तों कक्कुक और एक का क्या नाम है दोस्तों? बाउक।
और पहले शासक कौन बनेगा दोस्तों? बाहुक, यानी सिलूक के बाद में शासक, सिलूक के बाद शासक, ये कौन हुआ दोस्तों? बाहुक। और बाद में बाहुक के बाद में दोस्तों कक्कुक शासक बनेगा। तो ये बाहुक के बाद में शासक, बाहुक के बाद शासक, ये कौन है दोस्तों? कक्कुक। और दोस्तों यहीं पे दोस्तों ये सब कुछ हो रहा होता है और दोस्तों धीरे धीरे इनकी स्थिति कमजोर पड़ जाती है। और दोस्तों मंडोर में एक प्रतिहारों का शासक बचता है, इंदा प्रतिहार, जो मारवाड़ के शासक राव चुंडा से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और दहेज में मंडोर किसे को दे देता है दोस्तों? मारवाड़ के शासकों को। उसके साथ में दोस्तों जो प्रतिहारों की जो कुल देवी है वो है चामुंडा माता। तो दोस्तों उसकी भी दोस्तों आराधना करने को कहता है राव चुंडा से। तो दोस्तों राव चुंडा उसको कहते हैं कि मेरी आराध्य देवी यही रहेगी। जबकि दोस्तों जो राठौड़ हैं, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, उनकी जो कुल देवी मिलती है वो नागणेची माता में। तो आराध्य देवी इनकी चामुंडा माता हो जाएगी, जबकि वो कुल देवी किनकी है? प्रतिहारों की। कारण क्या रहता है दोस्तों? अपनी पुत्री का विवाह करता है इंदा प्रतिहार राव चुंडा से और दोस्तों उनको दहेज में क्या देता है? मंडोर। तो इंदा प्रतिहार, इंदा प्रतिहार कहाँ का शासक है दोस्तों? मंडोर का। और दोस्तों मंडोर दहेज में देगा किसको? राव चुंडा को। और राव चुंडा कौन है दोस्तों? ये है मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक। दोस्तों मैं मारवाड़ का इतिहास पढ़ा चुका हूँ, एक बार वो स्थिति आप देखिएगा कि कहाँ पे इनको ये प्राप्त होता है, राव चुंडा। और उसके साथ में दोस्तों चामुंडा माता, चामुंडा माता की आराधना, की आराधना का वचन लेता है कौन दोस्तों? इंदा प्रतिहार। तो दोस्तों चामुंडा माता क्या हो जाती है इनकी दोस्तों? आराध्य देवी। किनकी दोस्तों? मारवाड़ वालों की। ये है मारवाड़ के शासकों की। इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? आराध्य देवी। और दोस्तों यहाँ समाप्त होते हैं हमारी एक शाखा प्रतिहारों की, मंडोर शाखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। कल दोस्तों फिर मिलते हैं जो भीनमाल की शाखा है उसके बारे में, उसके साथ में त्रिपक्षीय संघर्ष। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।